व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए कोट कितनी शानदार है। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। ये बात दोनों जगह इंप्लीमेंट होती है। अगर किसी कंट्री का एग्जाम्पल लें हम, वहां भी इंप्लीमेंट होती है। अगर हम इंसानों का एग्जाम्पल लें, वहां भी इंप्लीमेंट होती है। प्रेजेंट का सिनेरियो ही देख सकते हैं आप, इंडिया और चाइना के बीच में। मतलब चाइना जो है इंडिया को सॉफ्ट पावर मानते हुए हमेशा क्या करता था, अपनी दादागिरी दिखाता था। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो या फिर आप लोग वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया ले लीजिए, जहां पर भी देखिए चाइना हमेशा एग्रेसिव रोल दिखाता था। पर लेकिन आज की डेट में देखिए इंडिया ने भी अपना थोड़ा सा एक, आप बोल सकते हैं, हार्ड रोल दिखाया या फिर अपना एग्रेसिव पावर दिखाई है। क्योंकि हमेशा से चाइना जहां सोचता था उसी तरीके से अपने आसपास पड़ोस वालों को परेशान करके रखता था। तो देखिए इतना तो कम से कम होना भी चाहिए कि सामने वाला सर पे ना चढ़ जाए आगे। और ये दोनों जगह इंप्लीमेंट होती है, इंसानों के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। वो अलग बात है, गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक कान पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा कान उसकी तरफ को कर दो। पर लेकिन आज के टाइम में वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम लोग। अगर कोई सामने वाला थप्पड़ मार रहा है, चलो सही है, ये थोड़ी ना कि दूसरा कान भी सामने वाले की तरफ को कर दे के लिए भाई थप्पड़ मार, यहाँ पर भी दूसरे पे भी मार के निकल जाएगा सामने वाला। तो इतना तो होना ही चाहिए, एक थप्पड़ मार दे कोई बात नहीं, अगर दूसरा मार रहा है तो पलट के उसको मार सके। कम से कम इतनी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए हमेशा एक बात मेरे हिसाब से हमेशा सही रहती है, हमेशा अपने आप को इतनी पोजीशन में रखो कि कोई आपका बुरा ना कर सके और कभी किसी का बुरा मत सोचो। बस ये दो बात हमेशा माइंड में रखो। अपने आप को इतना स्ट्रोंग रखो कि कोई बुरा ना कर सके और आप अपनी इच्छा से, अपने मन से किसी का बुरा करने की ना सोचे। बस यही सिद्धांत लाइफ में होने चाहिए। 25 जुलाई देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर एसएससी बैंकिंग दूसरे एग्जामों के लिए और यूपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी की बात करूं तो मैं यहाँ पर ये गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर किया गया है। ये यहाँ पर आप कोई भी डाउट या क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी है, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल है, जियो 1500 रुपए का नया फोन लेके मार्केट में आने वाला है आने वाले टाइम में। तो उसी के बेस पर यहाँ पर बोला गया कि किस तरीके से ये मार्केट में अपना इंपैक्ट डालेगा। और ये देखिए यहाँ पर इसको एक तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया है, एक तरीके से इसको अच्छा बताया गया है। क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके बेस पर आज की डेट में अगर दूसरी कंट्री में, वर्ल्ड में हम कंपेयर करके चलें, एशिया में ही ले लीजिए, तो हम अभी बहुत पीछे हैं मोबाइल फोन के यूज में, इंटरनेट के यूज में। तो कहीं ना कहीं इसके आने से वो पेनिट्रेशन बढ़ेगा अच्छे लेवल पर गांव में भी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो बेसिक लेवल है, आप लोग बोल सकते हैं पंचायत लेवल, जो 3 टायर सिस्टम आता है हमारा, सेंटर, स्टेट या पंचायत। तो पंचायत लेवल पर भी कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर पेनिट्रेशन बढ़ेगा मोबाइल फोन का। और इससे हमारी जो कंट्री है उसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाली बात होती है, जितना भी डिजिटल इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको भी अचीव करने में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। ये वाला आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है, पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बात जो की गई है वो नेगेटिव वे में जीएसटी को ये बता रहे हैं। क्योंकि ये इनका मानना ये है कि जीएसटी को अगर देखा जाए, जीएसटी जो आगे है आज की डेट में, तो वन नेशन वन टेस्ट, वो वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए जीएसटी को अगर तरीके से, दूसरे तरीके से देखा जाए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्कर थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, तो उस टाइम पे स्टेटों को भी इतनी पावर दे रखी थी कि वो भी अपना खुद से टैक्स डिसाइड कर सके। तो कहीं ना कहीं एक फेडरेशन वाला, जो फेडरल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, उसके ऊपर वर्क चल रहा था। पर लेकिन जब से जीएसटी आ रहा है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ऑटोनॉमी छीन ली गई है स्टेटों की, कि वो भी कहीं पर टैक्स लगा सके। तो ये फेडरेशन के सिस्टम को कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हार्म पहुंचा रहा है जो जीएसटी आया है हमारी कंट्री में। देखिए सबसे पहले थोड़ी बेसिक बात देख लेते हैं एक बार जीएसटी के बारे में। जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया गया वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया गया हमारी कंट्री में, ठीक है। तो 101 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके तहत हमने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो याद रखना। तो जीएसटी को इंप्लीमेंट किया तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, और सारे स्टेट एक साथ में मिलकर आए तब जाके इसका इंप्लीमेंटेशन होना पॉसिबल हुआ है। तो एक तरीके से ये देख लीजिए सबने मिलकर काम किया है। तो सीधा सीधा बात यही होता है, बड़ी मशक्कत के बाद हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है। तो जो आर्टिकल उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके, वो उनका क्रिटिसिज्म सही है, पर इस तरीके का क्रिटिसिज्म आप एग्जाम के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट के लिए हम गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट के ही एग्जाम हमको देने हैं, तो वहां पर अगर अपना व्यूज दे रहे हैं तो कभी भी इस तरीके का व्यूज नहीं देना चाहिए कि जीएसटी है वो गलत है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, हम लोगों को क्या लेना है, एक इस तरीके का क्रिटिसिज्म देना है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप उसको बोल सकते हैं। तो उस तरीके से चीजों को देखना है आप लोगों को। जीएसटी देखिए इंप्लीमेंट किया गया, ऐसा नहीं है सेंटर ने दबाव डाल के किया है, सारे स्टेट साथ में आए हैं तब जाके जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया है, ओके। तो इस तरीके से हमको इसके बारे में नेगेटिव चीजें नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता क्या रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत पे एक बात निकल के आई थी, हमको 2 टायर गवर्नमेंट बनानी है।
याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 2 टायर गवर्नमेंट है ओनली। हमने 3 टायर जो सिस्टम ऐड किया जिसको पंचायत लेवल कहते हैं वो बाद में ऐड किया, किसके तहत? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1992 में। तो 1992 में हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट आ गई, जिसको सेंटर, स्टेट एंड द पंचायत लेवल की गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो 3 टायर सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हुआ। उससे पहले 2 टायर सिस्टम था, और 2 टायर सिस्टम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने टैक्स का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रखा था कि दोनों के पास में कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी रहे कि टैक्स लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी अपना फेडरल सिस्टम है, वहां पे भी एक चीफ मिनिस्टर होता है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर होता है, वहां पे भी पूरा सिस्टम उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है जिस तरीके से सेंटर में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उनके पास भी पावर होनी चाहिए, खासकर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से रिलेटेड। पर लेकिन जीएसटी को ये बोल रहा है, जब से जीएसटी आने की बात की जा रही है, जीएसटी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तब से फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्टेटों की छिन गई है, ये बात निकल के आ रही है। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, जो ये बात कर रहे हैं, तो जीएसटी काउंसिल निकल के आई। जीएसटी काउंसिल में जितनी भी बातें हो रही हैं वो सारी दोनों को मिलाकर, सेंटर और स्टेट, बल्कि स्टेट की ज्यादा पावर है वहां पर, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर वहां पे बात हो रही है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल जो इंसर्ट की गई है वो किस आर्टिकल के तहत इंसर्ट की गई है, वो बताइए आप, ठीक है ना, जीएसटी काउंसिल के लिए। और एक बात मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, जिस तरीके से कोई भी आर्टिकल है उसके पहले अगर ए लिखा रहता है कैपिटल में, ए बी कुछ भी इस तरीके से कैपिटल में लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है वो अमेंडमेंट के तहत हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो बताइए कौन से आर्टिकल इसके तहत ऐड किए गए जीएसटी के तहत, कंप्लीट जो आर्टिकल ऐड हुए हैं यहाँ पर, ओके। तो ये बात देखिए, अगर दूसरे डायरेक्शन में हम लोग मिलाकर देखें, ये जीएसटी का फंडा ऐसा नहीं है हमारी ही कंट्री इंप्लीमेंट कर रही है, कई सारी और भी कंट्रीज को इंप्लीमेंट कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर चल रही थी उसको सिंप्लीफाइड करने की बात की गई है। तो जिस तरीके से जितने मशक्कत के दौर पर पहले कांग्रेस ने भी इसको ट्राई किया, अब बीजेपी ने इसको आकर कंप्लीट वे में हैंडल करके आगे चली, तो काफी मशक्कत के बाद में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और काफी चीजें अभी बाहर छोड़ दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ऑटोनॉमी छीन ली है स्टेटों की। तो आप लोगों को हमेशा एक प्रोग्रेसिव व्यू रखना है, जिससे एक पॉजिटिव टोन निकल के आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट के मूव को, क्रिटिसाइज भी करे तो उस तरीके से कर सकते हैं आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दाल वगैरह है, कुछ इस तरीके के जो प्रोडक्ट है मार्केट में, अगर वो पैकेट नहीं है, पैक नहीं किए गए हैं उनको, ठीक है ना, बिना किसी ब्रांड के थ्रू बेचा जा रहा है, तो उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर लेकिन अगर उसको पैक करके किसी पैकेट में और किसी कंपनी का उस पर लोगो चिपका दिया जाए तब बेचा जा रहा है, तो उस पर जीएसटी लग रहा है। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म दे सकते हैं आप लोग। सैनिटरी पैड की बात करी थी हम लोगों ने, उन पर जीएसटी लगा दिया, इस तरीके के क्रिटिसिज्म दे सकते हैं आप लोग। तो जिस तरीके से हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके जो भी वो यूज करते हैं, मतलब जैसे व्हील चेयर यूज करते हैं या फिर कोई भी स्टिक यूज करते हैं चलने के लिए, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट थे उन पर भी जीएसटी लगाया गया था। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म दे सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को कभी नहीं बोलना है कि पूरा जीएसटी ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जीएसटी एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो डिफाइन किया गया है वो केशवानंद भारती केस के द्वारा डिफाइन किया गया था 1973 में। तो इस केस के तहत क्या बात निकल के आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर के तहत पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा फंडा है जहां पर ये बोला जाता है कि मतलब एक वो नहीं कहते हैं कि एक आप नींव बोल सकते हैं, किसी मकान की नींव बोल सकते हैं जिस पर एक ढांचा खड़ा हुआ है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक ढांचा खड़ा किया जा सकता है। मान लीजिए आपने मकान बना लिया, ये मकान बनाने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस घर में कुछ भी चेंज कर सकते हैं अंदर। यहाँ पर आप अपना टीवी लगा सकते हैं, फ्रिज रख सकते हैं, कहीं भी अपने डबल बेड की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, पर लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है घर की वो चेंज नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक दीवार डालकर 2 रूम और बना दे, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो बना दी गई वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी रखा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये फंडा केशवानंद भारती के केस से निकल के आया। तो ये बोल रहे हैं एक तरीके से ऑटोनॉमी छीनना, स्टेट की फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया जाना, तो ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट को हिला रहा है अगर देखा जाए तो इनके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके की भी ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कम से कम कुछ केस हैं उनके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बताइए, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले स्टार्टिंग में बोला गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। किस केस के द्वारा वो बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा केस था वो? फिर उसके बाद में आया 1973 का केशवानंद भारती का केस, उसके बाद में इसको बोल दिया गया कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये केस बताइए किसके तहत स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि पार्ट नहीं है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर दीजिएगा।
ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये महिला क्रिकेट टीम के बारे में, जिस तरीके से अभी मैच हुआ था हमारा जो फाइनल, हम हार गए हैं इंग्लैंड से, तो यहाँ पर कई सारी बात बोली जा रही है। देखिए हमने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कंपेयर किया गया था। अगर हम मेन की जो क्रिकेट टीम है उनका एग्जाम्पल लेके चले वुमेन की क्रिकेट टीम का, यहाँ पर मैच भी इतने सारे होते हैं जितने वुमेन टीम के मैच नहीं होते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आईपीएल की बात ले लेते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ये किसके लिए होता है, मेन के लिए होता है, वुमेन के लिए नहीं होता है। तो कई सारा, अगर हम टेस्ट की क्रिकेट की बात करें या फिर वनडे क्रिकेट की बात करें, तो दोनों जगह अगर हम दोनों की बात करके चले तो दोनों जगह ये देखने को आया कि मेन पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, वुमेन पे इतना फोकस नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में भी इतना ज्यादा प्ले करने की जरूरत है, जिससे कि और ज्यादा इनके क्रिकेट में और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है। देखिए कहीं ना कहीं जो बात निकल के आती है वो यही रहती है सीधा सीधा, अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे कहीं पर, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है। तो उतने लेवल पर प्रैक्टिस नहीं हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम एक अच्छी खासी टीम को हरा सके। हालांकि हमने बहुत अच्छा मैच खेला यहाँ पर, बिल्कुल एक टक्कर आई बहुत ही अच्छी निकल के, कांटे की टक्कर जिसको बोल सकते हैं। तो वही बात है, और ज्यादा हम इनको सपोर्ट करना चाहिए वुमेन क्रिकेट को, तो जिससे कि अच्छे लेवल पर आगे हमारी वुमेन क्रिकेट भी मेन क्रिकेट की तरह एक शाइनिंग कलर से निकल के आए। ओके, ये वाला आर्टिकल है जो लिखने वाले हैं, ये मतलब बहुत ही पर्सनल बातें लिख रहे हैं। यहाँ पर प्रणब मुखर्जी के साथ में इन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उसकी बातें कर रहे हैं किस किस तरीके से इन्होंने बात की और किस तरीके से उन्होंने हमारे जो आज की डेट में भूतपूर्व प्रेसिडेंट आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि नए प्रेसिडेंट अब आ गए हैं, तो किस तरीके से ये बात कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी रिएक्शन रही। तो ये बातें लिख रहे हैं, पर्सनल बातें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी काम की नहीं है। ये वाला फिर से दार्जिलिंग वाला इशू है, ऐसे काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए। देखिए जो एरिया पड़ता है, एक बार आप मैप में एरिया देख लीजिए एक बार, ये यहाँ पर एरिया पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो दार्जिलिंग वाला ये वाला एरिया है। तो बोला क्या गया आर्टिकल में, बोला सारी वही बातें गई हैं पुरानी। क्या बातें बोली जा रही है यहाँ पर कि अगर हम 1947 से लेके चले, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से लेके आज तक का ये कंप्लीट एरिया किसके, वेस्ट बंगाल के कंट्रोल में रहा है। ये चाहते हैं, कई बार चाह के इन्होंने किया है कि मतलब प्रोटेस्ट किया है कि हमारा यहाँ नया स्टेट बन जाए। क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कई ऐसे काम करती है जिससे जो इनके है, मतलब ये बोलते हैं कि हमको भी अपने अधिकार होने चाहिए। जिस तरीके से क्या है, यहाँ पर जो पीपल पाए जाते हैं वो गोरखा पीपल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गोरखा पीपल का अगर थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं, जानते हैं इनके बारे में, तो नेपाली ओरिजिन का बोला जाता है इनको, नेपाल में ये पाए जाते हैं मैक्सिमम। तो ये बोलते हैं कि मैक्सिमम हमारे यहाँ पर हमको कंट्रोल किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर देखा जाए, दार्जिलिंग का नाम लेते ही दार्जिलिंग टी आपके माइंड में आती है, तो जितना रिवेन्यू वहां से निकल के आता है वो भी इनका यहाँ पर उसका यूज नहीं किया जाता है, वो रिवेन्यू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से अगर स्टेट के लेके चले आप, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, या फिर उड़ीसा ले लीजिए, यहाँ पर इस वाले एरिया में लोहा और कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। पर लेकिन ये वाले एरिया सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकाल के वो दूसरे एरिया में जाके यूज किया जाता है उसका, और यहाँ पर इनको फायदा नहीं पहुंचाया जाता है। तो कुछ इसी तरीके का एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं दार्जिलिंग एरिया के बारे में। यहाँ पर जो टी के द्वारा प्रोडक्शन होता है और जितना भी उससे रिवेन्यू जनरेट होता है, ये बोल रहे हैं कि वो सारा रिवेन्यू दूसरे एरिया में जाकर उसका यूज होता है, हमारे एरिया में उसका यूज नहीं होता है। हमारे यहाँ पर कोई ऑटोनॉमी भी नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे ऊपर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, जो एजुकेशन है वहां पर जो बंगाली गवर्नमेंट, जो बंगाली लैंग्वेज है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसके बाद में प्रोटेस्ट कंप्लीट स्टार्ट हुआ। तो इनका ये भी मानना है कि देखिए हमारी लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पर सराहा नहीं जाता है, उसको भी मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है अपनी लैंग्वेज को। इसके अलावा ये बात बोलते हैं कि हमको कई नामों से चिढ़ाया जाता है, चिंकी करके, इस तरीके से मतलब कई तरीके के नाम हमसे चिढ़ाया जाता है, कुछ भी कई तरीके के नाम लिए जाते हैं हमारे लिए, हमको आज भी ढंग से इंडियन नहीं समझा जाता है, मतलब इस तरीके की बातें ये बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात वही निकल के आती है कि देखिए हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो किस तरीके से हमें डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल को अपने साथ में मर्ज कर चलना है। तो ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वो उसमें लैग कर रही है और गवर्नमेंट अपना संप्रभुत्ता जमाने की कोशिश कर रही है हमारे ऊपर। तो ये आर्टिकल है यहाँ पे देखिए, प्रोटेस्ट काफी लंबे समय तक चल रहा है और कई बातें और भी निकल के आई थी, जिस तरीके से बच्चों को भी इन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल किया था, तो ह्यूमन राइट का इशू निकल के आ गया था, और भी ये इशू जुड़े हुए हैं। तो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये अलग स्टेट की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको शांत किया जाता है आने वाले टाइम में, और लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि कई सारी बातें और भी हट होती हैं। जैसे दार्जिलिंग टी की बात करें तो हमारी टी काफी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो अगर यहाँ पे शांति नहीं बनी रहेगी तो ट्रेड भी बहुत ज्यादा हमारा नुकसान पहुंचेगा। एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हमने अपने टी का कंपेयर किया था श्रीलंका की टी के बारे में, तो उस आर्टिकल में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है वहां के जितने भी टी लगाने वाले एरिया हैं, वहां पर जितने भी फार्मर है टी से रिलेटेड जो भी है। लेकिन हमारी कंट्री में गवर्नमेंट उतने लेवल पे सपोर्ट नहीं करती है यहाँ पर, तो इसीलिए वर्ल्ड के लेवल पर जहां जहां पर भी हमारे टी की एक तरीके से ट्रेड किया जाता है, वहां पर रिप्लेस किया जा रहा है आज की डेट में श्रीलंका को। अगर यही चलता रहा तो हम पीछे हट जाएंगे और हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नुकसान पड़ेगा, और ये नुकसान एक
स्टेट को या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को नहीं पड़ने वाला है, ये हमारे खुद के ही जो हमारा खुद का रिवेन्यू होता है, जनरेशन हमारी खुद की कंट्री का, उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट में हम लोग जाने लगेंगे और भी ज्यादा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके की हो रही है जो लार्ज स्केल पे इंपैक्ट डालती है, तो जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये आर्टिकल इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल भी देखेंगे, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छे से डिस्कस किया गया यहाँ पे कोल्ड वार का इशू। तो इस वाले आर्टिकल में काफी आपको हिस्ट्री जानने की मिलेगी, किस तरीके से कोल्ड वार है और किस तरीके से स्पेस को कोल्ड वार का एक दूसरे का मतलब अपोजिशन में यूज किया गया है, एक दूसरे को वेपनरी तौर पे यूज किया गया है। उन्होंने सैटेलाइट भेजा स्पेस में तो दूसरे ने भी भेजा, तो यूएसए और यूएसआर के बीच में जो एक लड़ाई चली है उसका जनता को और साइंस को क्या फायदा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पे चाइना की बात की गई है। देखिए हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 90s में, ठीक है ना, पर लेकिन चाइना में लगभग 2 डिकेड पहले लगभग 70s में आ गया था। तो 70s में यहाँ पे ये सारी बातें हो गई थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चाइना में आया तो उन्होंने उसको बहुत ही ज्यादा लिबरल कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी कंपनी आ रही है बहुत ही आराम से वहां पर आकर काम कर रही है। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया गया वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था चाइना की भी हमारे जैसी कंडीशन थी, चाइना में भी वहां पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफियर था और प्राइवेट कंपनी को ज्यादा लिबरलाइजेशन नहीं दिया जाता था। पर लेकिन जब से ये वाला फंडा स्टार्ट हुआ वहां पे और आज तक अगर देखे चाइना कहाँ पहुंच गया, कहाँ से, ठीक है ना, तो फिर वही डायलॉग याद आता, तुम कहाँ पहुंच गए हम कहाँ रह गए, ठीक है। तो जिस तरीके 3 इडियट में बोलता है चतुर रामलिंगन, तो वही बात बोलते हैं चाइना आज की डेट में हमको आगे कि हम कहाँ पहुंच गए और तुम कहाँ रह गए। पर लेकिन हमारी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है। पर लेकिन सबसे देखने वाली बात ये आती है कि देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वहां पर कोई डेमोक्रेसी के नाम पर धब्बा है, डेमोक्रेसी नाम के लिए यूज किया जाता है लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं। वहां पर जो लैंड होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, जबकि हमारे यहाँ पर लैंड का कॉन्सेप्ट भी लेकर चला जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट जो लैंड का कॉन्सेप्ट था वो एक फंडामेंटल राइट था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो बताना ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ओके। जो प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट था इस तरीके से, तो उसको हटाया गया। पहले 7th फंडामेंटल राइट थे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर 6 रह गए थे, तो उसको वहां से हटाया गया। तो आप लोगों को बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको हटाया गया था, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ पर चाइना के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि हमारी कंट्री में और चाइना में थोड़ा सा डिफरेंस, कई बार कंपेयर किया जाता है दोनों को आपस में, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये आर्टिकल में और कुछ नहीं है, कंप्लीट चाइना के बारे में ही डिस्कस किया गया है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। तो टेलीकॉम सेक्टर में जब प्राइस की बात आती है, जब से जियो आया है उसने सबका जीना हराम कर दिया है। तो जियो के आने से प्राइस भी बहुत ज्यादा डाउन हो गए, डेटा के, इंटरनेट के, सर्विसेज के। तो कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा है, हम जैसे लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए। पर लेकिन कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, ये बता रहे हैं कि ये है 350 मिलियन सब्सक्राइबर आज की डेट में एस्टिमेट है जो कि स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ओके। स्मार्टफोन यूज करने वाले इतने इंसान है आज की डेट में इंडिया में। और अगर जियो को देखा जाए तो जियो अभी 10-12 महीने पहले आया और आने के बाद में उसने आज की डेट में उसकी देखा जाए तो 125 मिलियन उसके कस्टमर हो गए हैं। तो जियो, रिलायंस ये तो चल ही रहा है। इसके अलावा आप जो नया ये प्लान लेके आए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि 1500 रुपए का ये फोन लेके आ रहे हैं मार्केट में। इस 1500 रुपए के फोन में ये क्या करेंगे, 4G का नेटवर्क आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। 4G के नेटवर्क के साथ साथ में ये यहाँ पर सारी डेटा सर्विस फ्री प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये 1500 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, ये 1500 रुपए सिक्योरिटी बेस पे ले जा रहे हैं। मतलब ये है कि 3 साल के बाद में आप ये 1500 रुपए अपने रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। 3 साल के बाद में रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके की बात ये कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं सारी बात वही निकल के आती है। अगर एक कंपनी इतना ज्यादा, क्योंकि कंपनी के पास में बैकअप है बहुत अच्छा, तो ये कंपनी तो इतना कर रही है, लेकिन अगर दूसरी कंपनी की हम लोग बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपना उतने अच्छे लेवल पर वर्क नहीं कर पा रही है। और अगर यही काम चलता रहा तो उनका आने वाले टाइम में और भी ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही है और उनको उनका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। और ये तो देखा ही जा रहा है। दूसरे लेवल पे आज को देखा जाए तो जियो ने इसे एंटर कर दिया टेलीविजन सेक्टर में भी। तो आज की डेट में टेलीविजन सर्विस भी ये इंपैक्ट डालने वाला है। जो डायरेक्ट होम सर्विस हम लोग यूज करते हैं उसके फील्ड में भी ये घुस रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर देखा जाए, अगर कंपनी के तौर पे देखा जाए तो ये गलत बात है। पर लेकिन अगर देखा जाए कस्टमर के तौर पर तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड बना हुआ है आज की डेट में जो जितनी भी सिटीज है वहां पे तो सारी फैसिलिटीज अच्छी रहती है। पर लेकिन अगर विलेज एरिया में देखा जाए तो फैसिलिटीज अच्छी नहीं रहती है। तो आज की डेट में अगर इस तरीके से कंपनी निकल के आ रही है तो एक पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे मिलेगा, ग्राउंड लेवल पर भी सिचुएशन अच्छे लेवल पे मिल पाएगी, ओके। और इंटरनेट के ऑप्शन की अगर बात की जाए, अगर इंडिया में और दूसरी कंट्री के साथ में कंपेयर किया जाए,
तो लोवेस्ट अगर दूसरी कंट्री के साथ में कंपेयर करें, एशिया पैसिफिक की बात की है इन्होंने, तो हमारा बहुत ही कम सब्सक्राइबर बेस है अगर दूसरी कंट्री के कंपेयर में हम लोग देखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब्सक्राइबर बेस जो इतना कम है हमारा, कहीं ना कहीं एक तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट की बात आती है। देखिए कुछ भी निकल के कोई भी फोन आप लोग बना लेते हैं, जब तक वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। हमारे यहाँ पे बहुत ही कम स्टेट ऐसा है जो कि एक कॉस्ट से बाहर निकल के कोई फोन वगैरह खरीदता है। तो वही बात निकल के आती है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज बनानी चाहिए। जिस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव लेके आ रहे हैं 1500 रुपए का, तो इससे बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेशन बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात बहुत ही ज्यादा लुभाती है खासकर इंडिया में, बिकॉज अगर रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग देखें, देखिए स्मार्टफोन की और डेटा की कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, पर फिर भी उस लेवल में नहीं आई है कि हर एक इंसान यूज कर सके। तो कहीं ना कहीं जियो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा रहा है, और आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि 100 से 200 मिलियन और इसमें आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ऑनलाइन आने लगेंगे, मतलब मोबाइल फोन यूज करने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जो इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, वो कहीं ना कहीं मतलब सक्सेस होने का कगार पे दिख रहा है आने वाले टाइम पर। तो राइटर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि देखिए ये सब चीजें सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। जिस तरीके से डेटा को आज की डेट में नई करेंसी के रूप में बोला है इन्होंने कि नई करेंसी के तौर पर देखा जाता है, तो उसको यूज कैसे करना है डेटा को, तो ये भी कस्टमर का ही राइट होना चाहिए। ठीक है, और ट्राइकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बोला है जिससे उसके चेयरमैन है आर एस शर्मा। तो यहाँ पे बात निकल के आती है कि देखिए हम सबको ऑनलाइन तो लाके रख दे रहे हैं सबको कि डिजिटल पेमेंट करो, डिजिटल करेंसी यूज करो, सब ऐसी तरीके की बात निकल के आती है, पर साइबर सिक्योरिटी लॉ भी हमारे यहाँ पे ढंग का होना चाहिए। अगर चाइना को देखा जाए तो उनके वहां पर काफी अच्छा है। ठीक है, तो डेटा में, साइबर सिक्योरिटी लॉ में, तो इन सब में सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर दोनों के कंसर्न को अगर सोल्व किया जाएगा, तब जाकर हमारा डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे ही नहीं है कि हवा में बात करनी चाहिए। हवा में बात करने से कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉपर फ्रेमवर्क लेके आना चाहिए और तब एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना चाहिए सारी सर्विस प्रोवाइडर को। देखिए जिस तरीके से हमने कल भी बात की थी, इन्फ्लेशन की बात की थी और कंज्यूमर की बात की थी, एक साइड में कौन हो गया, एक साइड में तो बनाने वाले हो गए, मेकर हो गया, और एक साइड में कंज्यूमर हो गया। तो दोनों को फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड कराने वाले को नुकसान हो रहा है और कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, तो सर्विस प्रोवाइड करानी बंद कर देंगे तो फिर वही बात आ जाएगी निकल के। तो इसलिए दोनों को फायदा होना चाहिए अगर मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना है तो कि ये बात बोली जाती है। ये आर्टिकल इंडिया और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया और यूएस के रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी यूएस की विजिट पर गए। काफी टाइम से एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कि यूएस के साथ में हमारे रिलेशन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ओबामा जी के टाइम पर हमारे रिलेशन थे, उनका एक पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने उस टाइम पर जो भी कमेंट किए हैं, चाहे अपने कैंपेन के दौरान हो या फिर कोई भी ड्यूरेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट संधि के दौरान हो, तो उन्होंने हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। और या फिर आप लोग ले लीजिए H1B वीजा का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, वहां पर भी इन्होंने हमको क्रिटिसाइज किया है। तो उस तरीके से देखते हुए ये बात निकल के आ रही थी कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के रिलेशन आगे आने वाले टाइम में उस लेवल पे नहीं रह पाएंगे जिस लेवल पे ओबामा जी के टाइम पर थे। पर लेकिन अब ये थोड़ा सा उसको सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं राइटर, ये बोल रहे हैं कि देखिए यूएस के साथ में हमारे रिलेशन जो जितना अंदेशा लगाया जाता है उसे काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं उसके ट्रंप के भी टाइम पर। ठीक है, तो बायलेटरल जो ट्रीटी है उनको और ज्यादा डीप करने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिक एरिया में आगे बढ़ने की जरूरत है। खासकर इनका फोकस जो कंप्लीट आर्टिकल लिखा गया वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए यूएसए को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर एक लेवल पे काफी डेवलप्ड है उनका। ठीक है, तो अगर वो इंडिया के साथ में मिलकर काम करता है, अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इंडिया को उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे यहाँ पर और भी ज्यादा अपना हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए और कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन तो हर एक एरिया में फायदा होने वाला है अगर हम उनके साथ में मिलकर काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, चाहे किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए, जिस भी कंट्री के साथ में कोई रिलेशन की बायलैटरल रिलेशन की बात आती है तो टेक्नोलॉजी हमेशा उसमें एक वर्ड रहता ही रहता है कि टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये बात निकल के आती है। तो बायलैटरल इशू की भी आज की डेट में थीम बन चुकी है टेक्नोलॉजी। तो देखिए हम वैसे भी बहुत सारे एरिया में वर्क कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो एडवांस क्लीन एनर्जी के एरिया में ज्वाइंट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं हम, साइंस में फंडामेंटल जो साइंस है उसमें, और 30 मीटर जो टेलीस्कोप लगाने की बात चल रही है। अच्छा, ये कहां पर लगाने की बात चल रही है, आर्टिकलों में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कहां पर लगाने की बात चल रही है, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हम लाइगो के बारे में बात करें, अगर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी की बात करें, जो कि हम कहां पे लगाने की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में लगाने की बात कर रहे हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर की बात करें, रडार मिशन की, तो हम काफी एरिया में इनके साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं। तो इससे एक एरिया नहीं कि हमारा साइंस वाला एरिया ही बढ़ेगा, इससे हमारा एजुकेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, डिफेंस बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्पेस, तो हर एक एरिया में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है।
क्योंकि हर एक एरिया आज की डेट में इन सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया से कनेक्ट रहता है। तो अगर हम इस एरिया में इनके साथ में मिलकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में हमको होगा। तो हमको इनके साथ में अच्छे से मिलकर वर्क करना चाहिए इस वाले फील्ड में। तो ये सजेशन यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर कोई भी इनोवेशन सिस्टम हम कर दे रहे हैं, कुछ भी अगर हम अपना डिस्कवरी कर रहे हैं, फिर कुछ भी इनोवेट कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिसर्च तो हो गई, पर सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम निकल के आती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, किस तरीके से इसको हमको नॉर्मल जो ह्यूमन है उसकी लाइफ में उतारना है, नॉर्मल जो इंसान है उसकी लाइफ में ग्राउंड लेवल पे उस टेक्नोलॉजी को लेके जाना है। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो इस तरीके की है और उसको किस तरीके से अफोर्डेबल बनाना है, मतलब बना भी दिया तो उसको अफोर्डेबल किस तरीके से बनाना है, ठीक है, तो वो बात निकल के आनी है। तो कहीं ना कहीं उस एरिया में हमारा हेल्प करेगा यूएसए के पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो सकती है और एक मार्केट प्राइस भी अच्छा निकल के आ सकता है और हमारे यहाँ पर जॉब भी क्रिएशन हो सकती है और सारे फील्ड तो हम लोगों ने देखा है, एजुकेशन, हेल्थ या फिर एग्रीकल्चर, हर जगह उनका फायदा हो सकता है। तो यूएस हमको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है इस वाले फील्ड में। तो हमको इनके साथ में कॉन्टेक्ट बना के चलना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बेस में, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बेस में, इंडस्ट्री से या फिर इंडस्ट्री के बेस में, तो हर जगह हमको इनके साथ में भागीदारी निभानी चाहिए, ठीक है। तो हर लेवल पर हमको इनके साथ में वर्क करना चाहिए, तभी अच्छे लेवल पर हम लोग टेक्नोलॉजी को एक ग्राउंड लेवल पर पहुंचा पाएंगे। और अगर इंडियन स्टार्टअप की बात करें तो भी देखिए यूएस से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, हमारे स्टार्टअप उनके वहां पर जाए, उनके स्टार्टअप हमारे यहाँ पर आए और टेक्नोलॉजी का भी इनफ्लो हो, तो तब जाकर बात अच्छे लेवल पर आएगी। जिस तरीके से अगर हम इजराइल के साथ में अपने रिलेशन की बात करें तो इजराइल के साथ में जब भी रिलेशन की बात करती है तो दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी का भी इनफ्लो होता है। तो इसी तरीके से यूएसए के साथ में बोलेंगे टेक्नोलॉजी का भी इनफ्लो यूएसए के साथ में भी हमारा होना चाहिए। तो अच्छे लेवल पे होना चाहिए, वैसे होता है लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है जिस लेवल पे इजराइल के साथ में हम अगर देखें तो यही बात बोली जा रही है। इसके अलावा क्या बोली जा रही है, इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडिया के जो इंसान वहां पर रहते हैं, तो उनको भी देखा जाए तो वे भी इंडिया अपनी कंट्री में वापस आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इनको भी आकर यहाँ पे जिस तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते हैं वहां पर, ठीक है, तो अगर इंडिया में वापस आते हैं तो इंडिया को भी कई तरीके का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मिल सकता है। मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी तो मिलेगी, उनकी जो नॉलेज है उसका भी फायदा होगा। इसके साथ में क्या फायदा होगा, इसके साथ में वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो फंड का भी फायदा होगा, तो कई एरिया में यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। तो वही है, एक तीर से कई सारे निशाने लगाने की बात कर रहे हैं ये, ओके। तो लग रहा है इन्होंने बाहुबली मूवी देखी है, जिस तरीके से एक ही तीन चार तीर एक साथ छोड़ते हैं वो और मतलब एक ही बार में कई निशाने लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी कोशिश कर रहे हैं एक ही बार में कई निशाने लगाए जाए, ओके। तो देखिए ये आर्टिकल था इससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से अगर यूएसए के साथ में हम अपने रिलेशन अच्छे बढ़ाकर चल रहे हैं तो। ये नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है ये कोल्ड वार से रिलेटेड है। कोल्ड वार किस किस के बीच में थी, कोल्ड वार थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो अगर इस वाले आर्टिकल को मैं ढंग से लेकर चलूं तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पहले हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मुझे। देखिए कोल्ड वार की ड्यूरेशन लगाई जाती है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब समझ आता है आप लोगों को ठंडा, और वार का मतलब लड़ाई, ठंडी लड़ाई, मतलब ये हो गया कि आमने सामने ग्राउंड फील्ड में न आकर एक दूसरे के सामने बंदूक तान के न खड़ा होकर लड़ाई किस तरीके से करनी है, लड़ाई इस तरीके से करनी है कि कंपटीशन लगाना है। अगर हमने आज मिसाइल बनाई, बात हो रही है यूएसए की और यूएसएसआर की, ओके, यूएसएसआर, तो अगर इन्होंने मिसाइल बनाई तो इन्होंने भी मिसाइल बना दी, इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया तो इन्होंने भी न्यूक्लियर बम बना लिया, इन्होंने कोई सैटेलाइट भेजा तो इन्होंने भी अपना सैटेलाइट तैयार कर दिया, इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई तो इन्होंने भी इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली। तो एक दूसरे से इस तरीके से वार करना कि मतलब कोल्ड वार इसको कहते हैं। जो जितना वर्क ये कर रहे हैं अपने फील्ड में, इतना ही वर्क ये कर रहे हैं इतना फील्ड में। तो ये वार काफी लंबे समय तक चलती रही, फिर 1991 में विघटन हो गया यूएसएसआर का, तब जाकर ये कोल्ड वार ठंडी बनी और यूएसए का वर्चस्व आ गया निकलकर। तो आखिर ये आर्टिकल क्यों आ रहा है आज, ये आर्टिकल इसलिए आ रहा है कि आउटर स्पेस जो ट्रीटी है उसको लगभग 50 साल आज की डेट में हो चुके हैं। तो इसलिए आर्टिकल लिखा जा रहा है कि जो एक कोल्ड वार रिवाइलरी चल रही थी दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उसको लगभग 50 साल हो चुके थे। मतलब जो ट्रीटी सेट की गई थी उसको 50 साल हो चुके हैं। तो बात क्या हुई थी, देखिए एम जो था इसका पीसफुल यूज करना, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का, स्पेस एक्सप्लोरेशन का पीसफुल यूज करना था इस ट्रीटी का। मतलब ये ट्रीटी निकल के कहां से आई, ये ट्रीटी निकल के आई थोड़ा सा यूएन का आप इसमें पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रीटी निकल के आई। चल क्या रहा था उस टाइम में वो बताता हूं पहले मैं। कोल्ड वार के टाइम में अगर स्टार्टिंग का फेज देखा जाए तो स्टार्टिंग में यूएसएसआर काफी आगे था। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई 1957 में, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट बनाया 1957 में, ठीक है ना। इसके अलावा एनिमल्स को भेजा गया, ठीक है, 1957 में।
तो ये इस तरीके की एक्टिविटी की गई जब यूएसएसआर के द्वारा, तो फिर नासा कहीं ना कहीं ऑपरेशन में आया निकल के 1958 में। तो ये कहीं ना कहीं रिवाइलरी मतलब दुश्मनी का एक तरीके से दुश्मनी निभाने के लिए नासा को बनाया गया। तो नासा ने भी फिर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया अच्छे लेवल पे। अच्छा ये बताइए इंडिया की फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, ICBM कौन सी है इंडिया की फर्स्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके तो देखिए ये क्या काम होना स्टार्ट हो गया, फिर दोनों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया अपने अपने एरिया में। तो काफी एरिया में वर्क हुआ, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनने स्टार्ट हो गए, जैसे मून के, वेनस के, मार्स के। इसके अलावा अनमैन्ड प्रोब जांच भेजी गई इन पे, मून पे, वेनस पे और मार्स पे। तो इसके अलावा ह्यूमन को भी भेजा गया, कहाँ पे, मून पे, इस तरीके से एरिया से। तो मतलब काफी एरिया में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, भले ही एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हो, पर लेकिन बहुत प्रोग्रेस निकल के आई साइंस के फील्ड में। अगर देखा जाए तो जनरल साइंस है उसके फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिली, भले ही लड़ाई की वजह से मिली, पर लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे प्रोग्रेस देखने को मिली, वो एक फैक्ट है। तो आइडिया क्या था इसके पीछे, जो ये चल रही थी लड़ाई, इसके पीछे आइडिया था कि फाइट नहीं करनी है ग्राउंड लेवल पे जाके, पर लेकिन हम लोगों को एक दूसरे से पावर में आगे रहना है। ओके तो ये जो रिवाइलरी देख रहा था, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन भी देख रहा था, यूएन भी इसको देख रहा था। यूएन ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहानी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यूएन क्या लेके आया, यूएन के सपोर्ट में कहीं ना कहीं ये आउटर स्पेस ट्रीटी निकल के आई। आउटर स्पेस ट्रीटी मतलब दोनों को साथ में मिलकर काम करो, और एक इसको पीस ट्रीटी के तौर पर देखा गया, दोनों को लड़ना नहीं है, मिलकर काम करना है। तो उनकी रिवाइलरी खत्म करने के लिए तो एक प्रोजेक्ट बनाया गया 1975 में। तो ये प्रोजेक्ट जो था ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, तो ये ज्वाइंट मिशन था, इसका नाम था अपोलो सोयूज ज्वाइंट टेस्ट मिशन। तो दोनों के मिलके यहाँ पर यूएसए के भी और सोवियत यूनियन के भी, दोनों के यहाँ पे साइंटिस्ट भेजे गए इसमें। तो तब जाके फर्स्ट फ्लाइट आई जहाँ पे दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। कब काम करना स्टार्ट किया, 1975 में। और देखिए रिवाइलरी जब से ये ट्रीटी साइन कब हुई थी, ये हुई थी 1967 में। तो काफी लंबे समय तक बातें चलती रही, तब जाकर दोनों ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ओके तो यहाँ पर ये बोले कि साथ में मिलके काम तो करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पर फिर भी वो रिवाइलरी है वो कंटिन्यू रही, मतलब उतने लेवल पे इतने लेवल पे कंटिन्यू नहीं रही, पर डिफरेंट लेवल पे कंटिन्यू है आज की डेट में। मतलब रेस कंटिन्यू आप लोग बोल सकते हैं, रिवाइलरी हट गई कहीं ना कहीं, रेस कंटिन्यू है, फिर भी कि आज हमने ये बना लिया उसने वे बना लिया, तो वो बात आज भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस रेस का अगर इनडायरेक्ट वे में फायदा देखा जाए तो दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इसका। स्पेस मिशन बने अलग अलग, यूएसएसआर ने अपने संबंधियों को और यूएसए ने अपने संबंधियों को बहुत सारे स्पेस वाले फील्ड में बहुत सारा हेल्प प्रोवाइड कराई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई, मिलकर रिसर्च की गई अलग अलग फील्ड में। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये आता है कि दोनों की लड़ाई का दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और आज की डेट में जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों की लड़ाई का ही नतीजा है, ये आर्टिकल लिखने वाले बोल रहे हैं। ओके तो ये थे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के बारे में। न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देख लेते हैं हमारा, ये पेज 1 और पेज 10 पर न्यूज है। सुमित्रा महाजन ने सस्पेंड कर दिया 6 MLA, वो 6 MP कांग्रेस के 5 साल के लिए, 5 साल नहीं 5 दिन के लिए 5 साल कहाँ हो गया, 5 साल में तो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगी। तो 5 दिनों के लिए चेंज कर दिया, वो सस्पेंड कर दिया 6 MLA को, फिर से MLA निकल के आ रहा है, 6 MPs को, ठीक है। पानी पी लेता हूँ थोड़ा, सॉरी। तो देखते हैं इसको 6 MP जो है उसको 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। देखिए इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है खासकर पार्लियामेंट में वो बहुत ही गलत होती है। मतलब पूरी कंट्री क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है पार्लियामेंट में जो बैठे रहते हैं हमारे चुने गए नुमाइंदे, पर लेकिन जो एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं। हमारे यहाँ पे जो अपोजिशन होती है ना, उसका नाम है अपोजिशन, तो इसलिए अपोज करते हैं। कोई भी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हमारे यहाँ पे निकल के नहीं आती है। ये काम में ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जब कांग्रेस पावर में थी बीजेपी भी यही काम कर रही थी। तो दोनों तरफ से इसी तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो अपोजिशन के तौर पर अगर देखा जाए, एक मैच्योर अपोजिशन अगर हमको देखने को मिले, यूके जैसी कंट्री होगी, वहां पे एक अपोजिशन इतनी मैच्योर देखने को मिलती है कि उनका जो पार्टिसिपेशन रहता है इस लेवल पर निकल के आता है कि वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन करके चलते हैं। पर लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं। मतलब देखिए कागज यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर कागज फेंक रहे हैं उठा के फाड़ के, वो भी गवर्नमेंट के कागज। तो इस तरीके की बातें निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं शर्म करनी चाहिए, दुनिया देख रही है इनको, पर लेकिन शर्म नहीं करते हैं। चलिए कभी ना कभी तो शर्म आनी स्टार्ट होगी, कभी ना कभी तो मैच्योर डेमोक्रेसी आएगी जब हम जैसे लोग वहां जाकर बैठेंगे। तो इसलिए पढ़िए, कंट्री को अपने कंधे पे लेकर चलना है हमको आगे। ओके यहाँ पर बात की जा रही है गंगोत्री ग्लेशियर की। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर पीछे हटता जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि 0.15 स्क्वायर किलोमीटर 9 साल में पीछे हट गया है, ठीक है। और ये जो बेस लगाया जा रहा है यहाँ पर 1962 में जो इसरो ने एक इमेज तैयार की थी, उसके बेस पर देखा जा रहा है यहाँ पर कि ये पीछे घटता ही जा रहा है। काफी यहाँ पर ग्लेशियर हुआ करते थे, बर्फ हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में पहाड़ी देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इशू आप लोग कह सकते हैं, और भी बहुत सारे इशू इसकी वजह से हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर हमारे पिघलते जा रहे हैं और ओशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और ओशन का लेवल बढ़ने से हमने देखा ही था कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जितने भी आइलैंड है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे आइलैंड है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारे वाले आइलैंड, लक्षद्वीप ले लीजिए, अंडमान निकोबार ले लीजिए, और वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्री आइलैंड के बेस पर है। तो उनको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर यही कंडीशन चलती रही तो।
ये वाला आर्टिकल है यूआर राव जी से रिलेटेड। इनका नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुकें पढ़ी होंगी तो उनकी जो बुक रहती थी उन बुक्स में काफी में लिखा होता, काफी बुक्स में इस तरीके की बातें लिखी होती थी कि अगर आपने इनके बारे में, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों को काफी आइडिया होगा इनके बारे में। तो ये फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं इसरो के, तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो इनके बारे में बोला जा रहा है, इनको एक इस तरीके से देखा जा रहा है कि इनको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आज की डेट में, फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बेस पे इनको देखा जा रहा है। इनके गाइड थे, इनके गुरुजी आप लोग बोल सकते हैं इस फील्ड में, वो थे विक्रम साराभाई जी, और फिर इनके बाद में ये लेके चले। तो जो फर्स्ट हमारे जो भी छोड़े गए आप लोग बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से ये चंद्रयान या फिर मार्स मिशन जो छोड़ा गया वो कहीं ना कहीं इनके गाइडेंस में ही छोड़े गए। ओके, तो 1984 में इन्होंने सक्सीड किया था सतीश धवन को। तो ये बात बोली जा रही है, देखिए काफी अच्छे तौर पर अगर देख के चला जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। अगर पर्सनैलिटी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, यूआर राव। यहाँ पर बात की जा रही है लोधा कमेटी की। लोधा कमेटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये लोधा कमेटी को जिनको पता है उनको सही है, जिनको नहीं पता है, ये क्रिकेट में रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जब से आईपीएल में आप लोगों ने देखा फिक्सिंग देखने को मिली, मतलब मैच फिक्स देखने को मिले आईपीएल में, तो उस टाइम पे लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन आई निकल के कि किस तरीके से क्रिकेट को हमको क्लीन बनाना है, और जिससे देखिए हमारे यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखती है, हमारी बहुत ज्यादा सिटीजन देखते हैं, तो किस तरीके से उसको एक क्लीन इमेज निकाल के लेके आने जिससे ट्रस्ट बना रहे क्रिकेट में। तो एक कमेटी निकल के आई, तो उसको फिर से रिविजिट करने की बात आ गई, कहाँ से कितना उसको इंप्लीमेंट किया गया है, किस लेवल पे वर्क चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको देखेगा। तो कमेटी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट को प्योरीफाई करने के लिए मतलब ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, प्योरीफाई नहीं बोलेंगे। ओके, हंस लिया करो पढ़ाई करते करते, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए कभी पढ़ते हुए। अगर सीरियस रहोगे तो जो पढ़ रहे हो ना वो कभी माइंड में नहीं घुसेगा, तो इसलिए हमेशा एंजॉय किया करो पढ़ते हुए, पढ़ाई को एंजॉय के तौर में लिया करो। ऐसा नहीं कि यार पढ़ना है बर्डन लेके बैठ गए, अब कैसे पढ़ूंगा, अब कैसे करूंगा, तो बिल्कुल ईजी लेके बैठा करो किताब को, कि देखता हूँ यार आज किताब लेके बैठ रहा हूँ क्या कुछ नया सीखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये एडमिरल्टी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात की जा रही है, इसको बोलते हैं नौका वहन विभाग। तो राज्यसभा में जो बिल था वो पास कर दिया गया है, ये पहले बिल पास कर दिया गया था लोकसभा में मार्च में, और अब राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। तो एडमिरल्टी जुरिडिक्शन एंड द सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स। तो देखिए जितने भी मैरीटाइम से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उससे रिलेटेड ये बात निकल के आ रही है। और दूसरा जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल है वो अभी पास नहीं हो पाया यहाँ पर ये पास हो गया है। तो बात क्या निकल के आ रही है? बात ये निकल के आ रही है, पहले थोड़ी सी इसमें अब एरिया बढ़ा दिया गया है। पहले इस तरीके के इशू कौन सॉल्व किया करता था? हाई कोर्ट था, बॉम्बे का, कलकत्ता का और मद्रास का। अब लेकिन इसका एरिया बढ़ा दिया गया है, जुडिक्शन एरिया, वो किसको भी दे दिया गया है अब, कर्नाटका, केरला या हैदराबाद, उड़ीसा, गुजरात। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरे स्टेटों को भी, दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट है वो भी अब इसमें इस एरिया को डिस्कस कर पाएंगे, इस एरिया पे मतलब अपना सजेशन दे पाएंगे और जो ओल्ड इशू है उनको भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। तो बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा ये वाला जो बिल है, इस पे साइन हो जाएंगे जब प्रेसिडेंट के। ओके, पेज 13 पर न्यूज दी गई है यहाँ पे आईएमएफ के बारे में, जीडीपी से रिलेटेड ग्रोथ उन्होंने फोरकास्ट की है। तो 7.2 बोला गया 2017-18 के लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए बोला गया 7.7। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, इतने ज्यादा ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है, पर इस तरीके की बात जरूर याद रखनी है। आईएमएफ के द्वारा ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो दिया जाता है वो आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एसएससी में, यूपीएससी में और बैंकिंग में खासकर, तो आप लोगों को ये याद रखना है। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने की बात चल रही है, तो देखिए मर्जर अभी होने वाला है, तो उसी से लिए क्लियरेंस की बात चल रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इसको क्लियरेंस मिलते ही दोनों का मर्जर हो जाएगा, और ये बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया से, क्योंकि काफी अच्छा सब्सक्राइबर बेस है इनका। तो इस लेवल पे देखिए जितनी बड़ी कंपनी होती है फिर हम लोग वही देखते हैं। मैंने आर्टिकल जब डिस्कस किया था बैंकिंग के मर्जर से रिलेटेड, वहां पे भी हमको यही बात देखने को मिल रही थी कि दोनों का मर्जर हो जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं एक लार्ज एंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इंटरनेशनल लेवल पे भी एक कंपटीशन निकल के आए। तो इसलिए हम इस तरीके के मर्जर कर रहे हैं। बहुत सारे मर्जर इस तरीके से देखने को मिलते हैं। आईयूसीएल और एचपीसीएल का देखने को मिला था हम लोगों ने जब वो देखा था आर्टिकल, तो इस बैंकिंग में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्टिव लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए इस तरीके के मर्जर किए जाते हैं। ये देखिए मैंने आरसीईपी की बात की थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की थी, और आप लोगों को ये भी दिखाया था मैंने मैप भी, जहां पर आरसीपी और टीपीपी में हम लोगों ने कंपेयर किया था, और एशियान भी यहाँ पर देखा गया। तो ये मेंबर आप लोग थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, थोड़ा सा पता होना चाहिए डिफरेंस कितना कितना है दोनों के बीच में। तो इसकी मीटिंग हो रही है कहाँ पर, हैदराबाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है जिक्र, ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में डेडलॉक बना हुआ है,
जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। तो चाइना इंडिया ने बोला है कि कहीं पर भी कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये टॉक बिल्कुल प्रॉपर वे में चलेगी। और ये खासकर जो फोकस है यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे फोकस है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे जो फोकस रहेगा यहाँ पर वो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो फोकस है वो फ्री ट्रेड पे, किस तरीके से फ्री ट्रेड करा जाए इन कंट्री के बीच में। तो हैदराबाद में चल रही है, थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। पेज 18 पर न्यूज है, ओलंपिक जो होने वाले हैं 2020 के, वो कहां पर होने वाले हैं, टोक्यो में होने वाले हैं, जापान में। तो वहां पर इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को बताना है कि ये 20 के हैं, फिर इसके बाद में फिर विंटर ओलंपिक जो निकल के आए, ये समर वाले हैं, विंटर वाले कहां पर होंगे, ठीक है। और लास्ट वाले कहां पर हुए थे ओलंपिक जो अभी हुए थे, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। और कितने गोल्ड मिले थे, रिवीजन कर लीजिए। चलिए ये भी बताइए कितने गोल्ड अब तक ओलंपिक में इंडिया के हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, आर्टिकल 15 के बारे में जिक्र किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बेस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट। तो 5 ग्राउंड थे यहाँ पर, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स एंड द बर्थ प्लेस। तो ये निकल के आता है। ये स्कॉटलैंड रेफरेंडम की बात हम लोगों ने की थी, जो कि इंडिपेंडेंट होने की बात करता है बार बार यूके से। ओके, रामनाथ कोविंद जो हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि शपथ लेने वाले हैं। मैटरनिटी जो बेनिफिट बिल की बात की थी मैंने, तो उनमें 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दी गई थी। ओके, और इसके बाद में क्या बोला था मैंने, ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा था। तो ऑर्डिनेंस जो 1, 2, 3 के अंदर आता है, तो मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 6 मंथ और 6 वीक होता है, क्योंकि 6 मंथ तो उसको होता है वो बाद में, और 6 वीक क्या होता है, जब तक उसको उसका टाइम पीरियड रहता है। तो दोनों को मिला के तो 6 महीने 6 वीक, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। कम से कम पता तो चले कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसलिए डिसलाइक किया, जिससे कि मैं इंप्रूव कर सकूं और ज्यादा लेक्चर को। और चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए, जहां पर भी आपको जो कुछ भी मिलता है, पीडीएफ वगैरह या फिर वीडियो, आप शेयर कर दीजिए दूसरे से। और अगर शेयर नहीं करते तो पढ़ा दीजिए 2 लोगों को, जिससे आपका रिविजन हो जाए अच्छे से। फंडा क्या है, बस आप लोगों का रिविजन करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।